अमीर बाप का लड़का जिस सब्जी वाले को गरीब समझकर सबके सामने बेइज्जत कर रहा था और कह रहा था, तुम जैसे लोग हमेशा हम जैसे पैसे वालों के गुलाम रहोगे। लेकिन असल में वह सब्जी वाला कोई गरीब नहीं था। वह तो इतना बड़ा आदमी था जिसकी सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए। फिर जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह करीब 10:00 का समय था। राम भरोसे अपने सब्जी का ठेला लेकर गली गली सब्जी बेच रहे थे। तभी उसको एक आदमी ने आवाज दी, अरे ओ बाबा, रुक जाओ, थोड़ी सब्जी लेनी है। राम भरोसे रुक गए। विक्रम धीरे धीरे ठेले की तरफ बढ़ा। उसने टमाटर उठाकर दबाया, पलट पलट कर देखा और कहा, कितने रुपए किलो हैं? राम भरोसे ने थकी हुई लेकिन साफ आवाज में कहा, 50 किलो साहब, ताजा सब्जी है। विक्रम ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, ठीक है, 2 किलो दे दो, 100 दे दूंगा। राम भरोसे सब्जी तौलने लगे। तभी विक्रम ने अचानक कहा, नहीं, 100 ज्यादा है, मैं 60 दूंगा। 60 में दे दो। 2 किलो के 60। राम भरोसे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। साहब, आपने अभी तो 100 कहा है और अब आप 60 कह रहे हो। देखो, भाव तय है, 100 ही लूंगा। 60 में मैं कैसे दे दूं? विक्रम बोला। कैसे दे दूं मतलब? जैसे सबको देते हो वैसे ही मुझे दे दो। राम भरोसे ने कहा, नहीं बाबूजी, इतने रुपए को नहीं होगा। इतने रुपए को तो मुझे भी नहीं पड़े हैं। मैं आपको कैसे दे दूं? विक्रम ने जोर से ठहाका लगाया। अबे दे रहा हो तो दे दे, ज्यादा दिमाग की ऐसी तैसी मत कर। समझा ना? यह जो तेरे टमाटर है ना, उसको कोई 10 किलो भी ना खरीदे और तू 50 किलो की बात कर रहा है। राम भरोसे ने धीमी आवाज में कहा, साहब, यह सब्जियां मैं भी पैसे से लाया हूं। 50 किलो का भाव है, उससे कम में नहीं देगा। सब्जियां मैं भी मदली वाए हैं। वे 3 के साथ में 3 के पास तो 5 दोनों के पथरा है सकता। मुझे मेरी मेहनत की कमाई चाहिए, कोई भीख नहीं। विक्रम का चेहरा तमतमा गया। भीख? तुझे मेरे पैसे भीख लग रहे हैं? वह चिल्लाया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पैसे को भीख बता रहा है? तू है कौन बे बुढ़े? उसने ठेले को जोर से धक्का दिया। ठेले पर रखे टमाटर सड़क पर लुढ़क गए, कुछ नाली की ओर बह निकले। राम भरोसे उसके गुस्से को देखकर कांपने लगा। उसने कुछ ना कहा, बस घुटनों के बल झुक गया और कांपते हाथों से टमाटर उठाने लगा। आंसू उसकी आंखों में भर आए थे, होंठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो यह सज्जा मिल रही है? विक्रम रुका नहीं। उसने एक टमाटर उठाकर जोर से राम भरोसे की तरफ फेंका। टमाटर उसके कपड़ों पर फट गया, रस नीचे बह निकला। फिर उसने पास रखा, लौटा उठाया और जमीन पर पटक दिया। लौटा फटकर बिखर गया। भीड़ लड़ाई का जमकर आनंद ले रही थी, लेकिन कोई भी राम भरोसे की मदद करने को राजी नहीं था। इसी बीच भीड़ को चीरती हुई एक लड़की आगे आई। उसका नाम था संध्या। बस करो, संध्या ने गुस्से में विक्रम से कहा, क्या यही इंसानियत बची है? एक बुजुर्ग बेसहारा को पीट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? विक्रम ने संध्या को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, ओ पगली, तू बीच में मत आ। यह लोग दया के लायक नहीं है। तू सोच रही है तेरे जैसे लोग इन्हें बचाकर बड़ा काम कर रहे हैं क्या? संध्या ने सीधी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर अपने असली बाप की औलाद है ना, तो अपनी बराबरी कैसे लड़? गरीब मजबूर पर क्यों हाथ उठा रहा है? राम भरोसे ने कांपते हुए हाथ रोक दिए और आंसुओं से भरी आंखों से संध्या को देखा। संध्या ने पर्स से पैसे निकाले और ठेले पर रखते हुए कहा, बाबा, ये लो तुम्हारी बेकार हुई सब्जी के पैसे, आप इनसे और सब्जी खरीद लेना। राम भरोसे ने धीमी, सब्जीकारों ने धीमी दीबी आवाज में कहा, नहीं बिटिया, कोई बात नहीं। जब नसीब में ही धक्के लिखे हो तो कोई क्या कर सकता है? विक्रम ने जाते जाते झरोगला। दुनिया पैसों से चलती है बुढ़े, और तेरे जैसे लोग हमेशा पैसों के नीचे दबे रहेंगे। राम भरोसे ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांपे और उसने फुसफुसाकर कहा,
बेटे, यह तू नहीं, तेरे पैसों का नशा बोल रहा है। लेकिन याद रख, नशा चाहे शराब का हो या दौलत का, एक दिन उतर ही जाता है। और उस दिन तेरे जैसे लोग आईने में भी अपना चेहरा देखने से डरते हैं। मामला शांत हो चुका था, लेकिन जैसे ही संध्या की नजर राम भरोसे के चेहरे पर गई तो वह एक पल के लिए ठिठक गई। संध्या बोली, बाबा, आपकी आंखें साफ कह रही हैं कि आप साधारण सब्जी वाले नहीं हैं। कोई तो राज है जो आप छुपा रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे पहले कहीं मिल चुकी हूं। मुझे बताओ, आप कौन हो और आखिर आप इस हालत में क्यों हो? राम भरोसे ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बिटिया, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। और तू सुनना चाहती है ना? तो सुन। यह कहानी मेरे अपनों की है, जिन्होंने मेरे खून का रिश्ता भुला दिया और मुझे सड़कों पर ला खड़ा किया। कभी इस शहर में मेरा नाम सुनकर लोग झुक जाते थे। मैं आरबी इंडस्ट्रीज यानी राम भरोसे इंडस्ट्रीज का मालिक था। बड़ी कंपनी, हजारों कर्मचारी, करोड़ों का कारोबार, लोग कहते थे। राम भरोसे नाम है तो भरोसा है। मेरे पास बंगला था, गाड़ियां थी, पैसा था और सब कुछ था। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे पुराने दिनों की झलक आ गई हो, लेकिन अगले ही पल आंसू भर आए। लेकिन बिटिया, जब इंसानियत को छोड़कर लालच घर में घुस जाए तो वह घर परिवार नहीं रहता, फिर वो एक जाल बन जाता है। मेरी पत्नी, उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ पैसा था। हर रोज कहती, राम भरोसे पड़ोस की औरत हीरे का हार पहनती है, मैं क्यों ना पहनूं? हमारे पास कोई पैसों की कमी है क्या? हमारे पास इतना पैसा है तो दिखना भी तो चाहिए ना। मेरा बेटा, वो कहता, पापा, दोस्त हंसते हैं कि मेरे पास पुरानी खटारा कार है, करोड़ों का कारोबार है आपका, और मुझे एक पुरानी कार दी है। क्या इज्जत रह गई मेरी? और मेरी बेटी, वह कहती, पापा, मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए। अगर मैं सादे कपड़े पहनूंगी तो लोग कहेंगे कि करोड़पति की बेटी कैसे कपड़े पहन रही है। मैंने हर बार उन्हें समझाया कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। मैंने यह कंपनी खून पसीने से खड़ी की है। अगर ऐसे ही खर्च करते रहे तो एक दिन सब डूब जाएगा। हमें कंपनी को मजबूत बनाना है, ताकि आने वाली कंपनी करे सब गराया, पीढ़ियां सुरक्षित रहें। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, जरूरत की हर चीज है हमारे पास, फिर बिना बात के पैसों में क्यों आग लगानी? लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सबने मुझे ताने दिए, आपको हमसे प्यार नहीं, कंपनी से प्यार है। आप कंजूस हैं, आपको सिर्फ पैसों से प्यार है। आप हमें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे रहे। बिटिया, उस दिन मुझे लगा जैसे मैं इस घर में अकेला हूं। राम भरोसे की आवाज भर गई। भीड़ में से किसी ने धीमी आवाज में कहा, सचमुच लालच इंसान को अंधा कर देता है। संध्या ने पूछा, फिर बाबा आपने क्या किया? राम भरोसे ने आंखें बंद कर लीं, जैसे यादें बहुत भारी हो। मैंने सोचा वक्त के साथ सब बदल जाएंगे। मैंने उन्हें ज्यादा समझाना बंद कर दिया, मगर धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ती गई और मैं सबको खुश करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता था यह सब मेरी मेहनत को खा रहे हैं। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, तुम लोग मेरी मेहनत का पैसा पानी की तरह बहा रहे हो। मैं यह कंपनी सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं चला रहा, यह हजारों कर्मचारियों का पेट पालती है। इससे उन लोगों के घर परिवार चलते हैं। अगर इसको कुछ हुआ तो उनका क्या होगा? मेरी पत्नी ने घूरती नजर से मेरी ओर देखा और कहा, आपको हमेशा कंपनी की फिक्र है। अरे, आपको कंपनी से इतना ही प्यार है तो मुझसे शादी क्यों की? यह बच्चे क्यों पैदा किए? भाड़ में जाए आपकी कंपनी। मुझे बस पैसा चाहिए, मैं किसी चीज की तंगी नहीं भुगत सकती। मेरे बेटे ने कहा, पापा, आपकी सोच पुरानी है, इस सोच को बदलो, जमाना बदल रहा है। और मेरी बेटी, उसने हंसते हुए कहा, पापा, अगर आप हमें यह सब नहीं दे सकते तो करोड़पति कहलाने का क्या फायदा? उस दिन मैं भीतर तक टूट गया। सोचा, यह मेरे अपने हैं और अपने होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं।
बिटिया, असल बात यह नहीं थी कि मैं उन्हें पैसे खर्च करने से रोक रहा था, बल्कि असल बात यह थी कि वह लोग ज्यादा पैसा देखकर अपनी औकात भूल गए थे। अरे बिटिया, जिसने पैसों की तंगी भुगती हो उसको पता होता है कि पैसों की क्या कीमत होती है। अगर आपके पास 1 रुपया ना हो तो किसी की औकात नहीं कि कोई आपको एक सिक्का भी दे दे। बस यही चीज मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, और अंततः सब कुछ उनका ही तो था, लेकिन वह मेरी बात समझ ना पाए। संध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाबा, आपने कितना सहा, लेकिन फिर भी आप डटे रहे। राम भरोसे ने सिर हिलाया। हाँ बिटिया, मैं डटा रहा। मुझे लगा शायद वह एक दिन समझ जाएंगे, लेकिन मैं गलत था। वे तो और भी चालाक हो गए। धीरे धीरे उन्होंने मेरे खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी, और मैं अपने ही परिवार की चालाकी समझ नहीं पाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने जमीन पर फैली सब्जियों की ओर देखा और कहा, देख बिटिया, यह आलू, यह टमाटर, इनकी क्या औकात, लेकिन देखो, नसीब का खेल, आज मैं इन्हें बेच रहा हूं और 50 के लिए रो रहा हूं। संध्या की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबा, आपने अब तक बताया कि वे लालची थे, लेकिन असली धोखा कैसे हुआ? आखिर आपको सड़क पर किसने धकेला? राम भरोसे ने गहरी सांस ली। बिटिया, असली खेल तब शुरू हुआ जब मेरे अपनों ने मीठा झर घोलना शुरू किया। वो लोग जो हर दिन मेरी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अचानक बदल गए, और मैं उनकी चाल समझ नहीं पाया। कुछ महीनों तक सब बदला बदला सा लगने लगा। मेरी पत्नी मेरे लिए खाना परोसती और कहती, अब हम समझ गए हैं जी, आप सही कहते थे, हमें फिजूल खर्ची छोड़ देनी चाहिए। बेटा हर सुबह मेरे पैर छूता और कहता, पापा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपको समझ नहीं पाए। और मेरी बेटी मेरे पास आकर कहती, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। बिटिया, उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत रंग लाई। लगा कि मेरा परिवार सचमुच बदल गया है। मेरे दिल में उम्मीद जग गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सब दिखावा था, एक नकली नाटक। उन्होंने धीरे धीरे मेरा भरोसा जीत लिया, और एक दिन वो सब मेरे पास आए। बड़े प्यार से बोले, पापा, कंपनी को अब नई ऊंचाई पर ले जाना है, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी करनी होगी। बस कागजों पर आपके दस्तखत चाहिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मैंने कहा, कौन से कागज? तो मेरी पत्नी हंसते हुए बोली, बस कुछ छोटे मोटे पेपर हैं, चिंता मत कीजिए। मेरे बेटे ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा, अब आपकी उम्र हो रही है, अब सब कुछ हमें संभालने दीजिए। आपने हमें जो दिया है वह हमारे लिए बहुत है। अब हमारी बारी है ताकि हम आपके लिए कुछ कर सकें। बस आप सिर्फ साइन कर दीजिए। बिटिया, मैं पिघल गया। मैंने सोचा, आखिर अपने ही बच्चे हैं। अगर कंपनी को आगे ले जाने के लिए मुझसे साइन चाहिए तो क्यों ना कर दूं। और मैंने बिना देखे दस्तखत कर दिए। राम भरोसे ने कांपते हाथों से हवा में इशारा किया। मुझे क्या पता था कि वही कागज मेरे लिए मौत का फरमान होंगे। वह कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, वह पावर ऑफ अटॉर्नी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर थे। धीरे धीरे सब कुछ उनके नाम हो गया। बैंक अकाउंट, बंगला, गाड़ियां और मेरी कंपनी, जिसे मैंने अपनी आत्मा से खड़ा किया था। और जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने विरोध किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, यह सब मेरा है, मेरी मेहनत से बना है। लेकिन उसने मेरे चेहरे पर थूकते हुए कहा, अब यह सब हमारा है, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे ने चिल्लाकर कहा, पापा, अब हमको भी कुछ करने दो या हर जगह अपनी चलाओगे। और मेरी बेटी वो हंसते हुए बोली, पापा, अब हम जैसा करेंगे आप चुपचाप देखना। अगर कोई चीज पसंद ना आए तो भी बस बीच में दखल मत देना। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वह लोग इस तरह का घटिया काम भी कर सकते हैं।
अरे भला इस दुनिया में कौन सी ऐसी औलाद है जो ऐसा काम कर सकती है, और कौन सा बाप अपने बच्चों के लिए बुरा सोचता है। हर बाप अपनी औलाद को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पूरी उम्र कमाता है, बस इसलिए कि हर बाप अपनी बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसकी औलाद खुश रह सके। खुद भूखा सो जाएगा, लेकिन अपने बच्चों का पेट पहले भरेगा। लेकिन औलाद उनके संघर्ष को नहीं देखती, बस उसको मौज मस्ती चाहिए, पैसा चाहिए, भले ही उनको यह ना पता हो कि इस पैसों को कमाने के पीछे कितनी मेहनत की गई है। और फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सबसे गहरा जख्म अपने ही देते हैं। फिर अचानक संध्या ने राम भरोसे का चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका दिल कांप सा गया। वह धीरे से बोली, बाबा, क्या आप वही राम भरोसे हैं जिन्होंने एक आदमी सुरेश की मदद की थी जब उनकी कंपनी बर्बाद होने वाली थी, और आपने उनको पैसे देकर कंपनी को बर्बाद होने से बचाया था? राम भरोसे ने टूटी आवाज में कहा, हाँ बिटिया, वही हूं मैं, वही राम भरोसे। लेकिन तुमको कैसे पता कि मैंने किसी सुरेश की मदद की थी? संध्या ने कहा, मैं उनकी ही लड़की हूं। आपने हमारी मदद की थी जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था। सभी ने मेरे पापा की मदद करने से मना कर दिया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ आप थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। जब तक मेरे पापा थे, आपका बहुत एहसान मानते थे, और आपका वह एहसान आज भी हमारे सर पर है। मैं आपसे वर्षों पहले एक शादी में मिली थी। तब मैं बहुत छोटी थी और मैंने आपको वहां देखा था। जब तक पापा थे आपका बहुत जिक्र किया करते थे, लेकिन आज आपको इस तरह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर संध्या ने राम भरोसे से कहा, बाबा, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं, और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वह अपने कर्मों की सजा जरूर पाएंगे। राम भरोसे ने भारी स्वर में कहा, बिटिया, सच तो यह है कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ ही नहीं पाया। सोचा, लड्डुओं भी तो किसके लिए, आखिरकार सब उन्हीं को तो मिलना है। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि हालत इतनी गिर जाएगी कि मेरे ही खून मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे। संध्या ने कहा, आप अकेले थे इसीलिए हार मान बैठे, लेकिन अब मैं और मेरा दोस्त रोहित आपके कंपनी के लिए हार मान बैठे, साथ हैं। वह वकील है, मैं उससे बात करती हूं। हम कंपनी के रिकॉर्ड निकलवाएंगे। अगर सच में उन्होंने साइन धोखे से करवाए हैं तो उसका सबूत मिलेगा। उस रात संध्या ने रोहित को सब कुछ बताया। रोहित ने वादा किया कि वह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से कंपनी का पूरा रिकॉर्ड निकलवाएगा। कुछ दिन बाद जब फाइलें उसके हाथ में आईं तो सच्चाई सामने आने लगी। रोहित ने कहा, संध्या खेल बहुत बड़ा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। राम भरोसे जी के नाम पर अब भी 55% मास्टर शेयर दर्ज हैं। यह शेयर कानूनन ट्रांसफर नहीं हो सकते। उनके 55% कीने एक अबाली तक ताकि नाल पर मास्टर शेयर। परिवार ने कोशिश तो की, लेकिन नियमों की वजह से रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से वे आज तक इधर उधर भटक रहे हैं कि कंपनी को पूरी तरह अपने नाम करा लें। संध्या की आंखें चमक उठीं। मतलब राम भरोसे अब भी असली मालिक हैं? हाँ, रोहित ने कहा, लेकिन यह सड़क पर कह देने से नहीं होगा। हमें कोर्ट में दावा करना होगा, मीडिया को भी बताना होगा, ताकि सच्चाई सबके सामने आए। फिर वही हुआ। अदालत में मामला पहुंचा। राम भरोसे साधारण कपड़ों में मगर मजबूत इरादों के साथ खड़े थे। सामने पत्नी और बच्चे, शानदार कपड़ों में मगर चेहरे पर घबराहट साफ थी। जज ने दस्तावेजों की जांच के बाद फैसला सुनाया। कंपनी के असली मालिक अब भी श्री राम भरोसे हैं। धोखे से किए गए सारे ट्रांसफर अमान्य हैं। कोर्ट तालियों से गूंज उठा। मीडिया की हेडलाइन बन गई, सब्जी वाले से फिर उद्योगपति। सच की ऐतिहासिक जीत। फैसले के बाद राम भरोसे ने अपने बच्चों से कहा, बेटे, मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी? दौलत, नाम, इज्जत सब तुम्हारे कदमों में रख दिया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। बच्चे कभी बुरे नहीं होते, पर लालच उन्हें गलत राह पर ले जाता है। माँ बाप बुरे नहीं होते, उनकी इज्जत करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बेटे ने सिर झुका लिया। बेटी रोने लगी। संध्या दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर सुकून।
यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा और सीख देना है, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल सच्चा है। जब लालच इंसान पर हावी हो जाता है तो सबसे गहरे जख्म अपने ही देते हैं। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, वह कभी भी माँ बाप की इज्जत और इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी दौलत है। आप सब कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी, यह भी हमें बताइएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें, हमेशा सलामत और खुश रहें। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर साझा करें, ताकि हम सब भी उसे पढ़ सकें और उसका आनंद ले सकें।